सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। 67th बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। बीपीएससी के द्वारा आंसर की भी जारी कर दिया गया है। आप लोग इसका आंसर मिला लिए होंगे और आप लोग को पता चल गया होगा कितना मेरा स्कोर आ रहा है और क्या हम कट ऑफ के रेंज में है या नहीं। तो देखिए अभी जो है मेरे ख्याल से अगर आप मान लेते हैं कि 67 का पीटी का कट ऑफ अगर आप पार कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो अभी टाइम है मेंस का पढ़ने का, इसलिए अभी कुछ मेंस पे फोकस किया जाए। तो ये मेरा मेंस के रिगार्डिंग ही वीडियो है और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो 67, 68 सीडीपीओ ऑडिटर जीएस मेंस ऑन राइटिंग जो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 4 अक्टूबर से, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। और बाकी इसमें हम इस वीडियो में 2 मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का, जिसमें एक मोर कला होगा, एक पटना कलम का हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पर कुछ चीज़ें आपको बताना है कि अभी चूँकि 67, 68 फिलिपी ऑडिटर का मेंस होने वाला है आगे कुछ दिनों में, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ना हम अभी एक जीएस मेंस कॉन्फ्रेंटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। जो नहीं जान रहे उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हालांकि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये सबको पता है कि ये प्रोग्राम चल रहा है आज 4 अक्टूबर से ही, लेकिन जो मेरे इस टेलीग्राम पे नहीं है तो उनके लिए सूचना मिलनी है कि 4 अक्टूबर से लेके जो है ना 10 अक्टूबर तक मेरा हिस्ट्री का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें जो 4 अक्टूबर का जो टॉपिक हम दिए थे मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और एक क्वेश्चन डीआई का, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये जो मेरा जो मेंस का जो प्रोग्राम है इसमें जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस सेकंड दोनों है और डेली एक क्वेश्चन डीआई का है। डेली एक क्वेश्चन डीआई का प्रैक्टिस कराया जाएगा, एक क्वेश्चन डीआई का दिया ही जाएगा और इसका हम मॉडल आंसर भी देंगे। इसका यूट्यूब पे मेरा डीआई का वीडियो भी आएगा। तो ये डीआई क्योंकि बहुत जरूरी, बिना डीआई को सॉल्व किए अभी बीपीएससी में अच्छा रैंक लाना मुश्किल है या बीपीएससी पास करना भी मुश्किल है। तो जो मेरा जो शेड्यूल जो बनाया हूँ मैं ये मेंस ऑन राइटिंग प्रोग्राम का, इसमें क्या है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हिस्ट्री चलेगा, जिसमें कि मैं डे बाय डे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो बता दिया था मैं ऑलरेडी। 4 अक्टूबर जो गया अभी, इसमें आपको मौर्य कला, पटना कला, पाल कला और एक क्वेश्चन डीआई का करना था, ठीक। फिर 5 अक्टूबर देखिए आपका संथाल और मुंडा विद्रोह है। फिर 6 अक्टूबर को आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 एक क्वेश्चन डीआई का यहाँ लिखा हुआ है। फिर गांधी युग है जिसमें कि सविनय अवज्ञा व सहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, फिर एक क्वेश्चन डीआई का। फिर 8 अक्टूबर को वेस्टर्न एजुकेशन है इन बिहार। फिर गांधी, टैगोर, नेहरू, जयप्रकाश का जो विचार है वो करना है। फिर 10 अक्टूबर को विविध रहेगा जिसमें किसान मूवमेंट और भी जो हिस्ट्री का कुछ जो विविध क्वेश्चन छूट जाएगा उसको हम कवर करेंगे। तो मतलब ये मेरा ना 6-7 दिन का हिस्ट्री का प्लानिंग है और जब हिस्ट्री का कंप्लीट जब जो क्वेश्चन कर लेंगे और एक दिन में ध्यान रखिएगा मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का मतलब कि जीएस का और एक क्वेश्चन आपका डीआई करेगा। और बीच बीच में मैं कम से कम 3 क्वेश्चन इस बीच में, इसी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर बीच में 3 क्वेश्चन जो है ना हम करंट अफेयर्स मेंस के लिए भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत चर्चा में बिमस्टेक चर्चा में है या ब्रिक्स चर्चा में है या एससीओ चर्चा में है या G20 चर्चा में, इसका भी हम जो आप लोग से क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स का मेरा अलग से यूट्यूब पर ही वीडियो आएगा। लगभग मेरा कोशिश रहेगा कि 67th पीटी होने से पहले या जो सीडीपीओ एग्जाम होने से पहले लगभग 30 करंट का वीडियो आ जाए, जो कि आधे घंटे का वीडियो रहेगा। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स सब कुछ बता देंगे और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका एक आंसर फॉर्मेट में इस अपने यूट्यूब पे कर देंगे। तो आप उसका वेट करें, 1 या 2 दिन में वो वीडियो शुरू हो जाएगा ना, और वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है जो कि अपकमिंग मेंस का एग्जाम है, खासकर करंट अफेयर्स के लिए। तो आपको करंट अफेयर्स मेंस के लिए अधिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो जब आएगा उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ तक कि अभी जो यूपीएससी का जो मेंस हुआ था, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पेपर कटिंग शेयर करता था, उसी पेपर कटिंग से लगभग 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ यूपीएससी मेंस में भी आया। तो इसलिए विश्वास रखें जो भी मैं करंट का जो मेरा जितना वीडियो आएगा वो पिछले 1 साल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल जो भी इवेंट है, घटनाक्रम है, उस सबको हम शामिल करेंगे। और इस करंट के टॉपिक को कैसे पॉलिटी में, कैसे इकोनॉमिक्स में या कैसे साइंस टेक में कैसे आप उसको यूज करें, वो सब चीज़ मैं उस वीडियो में बताऊंगा। वो वीडियो रात में 10 बजे कल या परसों से आना शुरू हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स मेंस के लिए उतना अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ हमें अपने चैनल पर हम यहाँ पे यूट्यूब पर करा दूंगा। तो ये जो है ना, जब ये पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा 10 अक्टूबर तक में 2 क्वेश्चन डेली रहेगा और एक क्वेश्चन डीआई का। समझिए कि
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 14 क्वेश्चन तो आपका डेली 14 क्वेश्चन तो आपका हिस्ट्री में डेली लिखिएगा और आपका इधर जो DI का भी हो जाएगा। लेकिन जब ये पूरा हिस्ट्री कंप्लीट आपका हो जाएगा तब 11 अक्टूबर को हम क्या करेंगे, पूरा हिस्ट्री का फुल टेस्ट लेंगे जिसमें 6 क्वेश्चन हिस्ट्री का देंगे और 2 क्वेश्चन किसका देंगे, DI का देंगे। इसी तरह करके जब ये होगा फिर आगे देखें यहाँ पे हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिटी वैसे करके चलेगा। देखिए टॉपिक यहाँ लिख दिया हूँ, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे। अब फिर जब ये पॉलिटी खत्म हो जाएगा फिर इसका फुल टेस्ट लेंगे जिसमें कि पॉलिटी का 6 क्वेश्चन रहेगा और DI का 2 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे करके फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, ऐसे देखिए सबका शेड्यूल दिया। और मेरा कोशिश है कि आने वाले 12 नवंबर तक आपका एक बार जो है ना सारा जितना भी टॉपिक है सबका आप आंसर को डेली आंसर राइटिंग कर लीजिए और सबका एक हाफ मतलब सबका फुल टेस्ट मतलब कि पूरा सब्जेक्ट दे दीजिए। अब फिर जब ये काम 12 नंबर को हो जाएगा उसके बाद फिर जो है ना 5 जो है ना हम क्या करेंगे फिर से जो है फिर 8 फुल टेस्ट लेंगे जिसमें कि 4 GS का रहेगा, फिर 4 GS2 का रहेगा। बाकी और भी जितना टेस्ट हमसे बन पाएगा, ये तो एक मोटा मोटी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, मतलब जितना हो सकेगा, चाहे मेंस कॉन्फ्रेंस राइटिंग की बात हो, डेली का हो या जो टेस्ट की बात हो, सब कुछ कराऊंगा। और मेरा कोशिश बस ये कि इतना प्रोग्राम करने के बाद आपका जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि GS पेपर फर्स्ट 300 नंबर का आता है और सेकंड भी 300 नंबर का आता है, तो 600 नंबर में जो है ना अगर आप GS फर्स्ट में, मेरा कोशिश आप लोग को 190 के रेंज में लाया जाए नंबर, ठीक है ना। और बाकी GS जो सेकंड पेपर यहाँ भी आप 150, क्योंकि इसका GS2 मार्किंग बहुत अभी कम है लेकिन फिर भी 150 का टारगेट आपको रखना है, 150-60 का। तो मतलब 0-4 मतलब कि मेरा कोशिश है कि आपको 340 से लेके 350 के रेंज में आपको ना GS में ही मार्क्स दिलवाने का। तो हाँ, लेकिन अगर आप इतना पूरा कर लेंगे मेरे ख्याल से ये कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है। तो इसे चलते रहेगा। बाकी जितना भी मैं डेली आंसर राइटिंग करवाऊंगा या जो भी सबका मॉडल आंसर मिलेगा सबको, ठीक ना, सबका कॉपी चेक करूंगा, मैं फीडबैक दूंगा और वही जो फीडबैक आपको दिया जाएगा वो वीडियो के द्वारा फीडबैक दिया जाएगा या ऑडियो के द्वारा फीडबैक दिया जाएगा। और सबके कॉपी पे कमेंट होगा, मतलब PDF फाइल ही सबको PDF फाइल पर मैं कमेंट कर दूंगा कि आपका सही है क्या गलत है। हालांकि वीडियो ऑडियो दोनों आपको फीडबैक अलग से दिया जाएगा। और ये सब जितना भी प्रोग्राम होगा ये सब ऑनलाइन मोड पे होगा और ये टेलीग्राम पे होगा, ठीक ना। तो इस सीरीज़ का जो इस जो प्रोग्राम का जो है ना आज जो पहला दिन था, इसमें आपका देखिए 4 अक्टूबर है ये। तो ये 4 अक्टूबर में मैं क्या किया था, अपने टेलीग्राम चैनल पर ये टॉपिक सबको दिया था अपना खुद का नोट्स। क्योंकि आप लोग मेरा अगर वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे तो मेरा ऑलरेडी पूरा हिस्ट्री का वीडियो बना हुआ है, मतलब लगभग 25 वीडियो हिस्ट्री मेंस का मैं कंप्लीट बना दिया। और पूरा जो मेरा वीडियो वो है हिस्ट्री का 25 वीडियो है, समझिए कि वो एक तरह का मॉडल आंसर ही है, ठीक ना। तो ये मैं सारा अपना PDF में शेयर कर दिया था और सब लोग इसको पढ़ के आज आंसर लिखे हैं। तो 2 क्वेश्चन में दिया था इस टॉपिक पे, तो मैं आप 2 क्वेश्चन क्या दिया था उसको हम देखेंगे, तब उसका हम मॉडल आंसर जो है ना आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो फिर सुन लीजिए, ये मेरा प्रोग्राम जो है GS मेंस का 4 अक्टूबर से स्टार्ट है, ठीक ना। जिनको भी जुड़ना है, जो यहाँ मेरा नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया और यहाँ भी देखिए आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया गया है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको जो है ना हम बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है, क्या जोड़ना है। देखिए जुड़ने का सिंपल सा तरीका इसमें क्या है कि आपको पहले 2 क्वेश्चन लिख के दिखाना है कोई भी, ठीक ना, हम मेरे इस व्हाट्सएप पे सेंड करना है। फिर आपको जो नए ग्रुप में आपको उसमें ऐड कर लिया जाए, क्योंकि 60 ये जो मेंस का जो मेरा प्रोग्राम चलेगा एक अलग ग्रुप में चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कई ग्रुप तो रन कर रहा है, लेकिन ये स्पेशली जो है ना जो जिनका 67 है या 68 है CDP ऑडिटर, उनके लिए अलग से मेरा ये मेंस का प्रोग्राम चल रहा है। और ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा और मेरी कोशिश होगी कि जितना भी टॉपिक है, जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो सब आपको इस आंसर राइटिंग में आपको करा दिया जाए। और एक बात और बोलना मैं भूल गया कि अभी तक मेरा हिस्ट्री का वीडियो कंप्लीट आ चुका है मेंस के रिगार्डिंग, ठीक ना। अब पॉलिटी का वीडियो आएगा, फिर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर, ये सब वीडियो मैं कोशिश करूँगा आने वाले जो 1-2 महीने में आपका पूरा GS पेपर फर्स्ट और GS सेकेंड आपको इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा दूँ। कोई उसका चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जितना PDF मेरे पास होगा कोशिश करेंगे आपको सारा PDF भी जो है ना नोट्स का मैं अपने टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग को एक चीज़ सिंपल बताना चाहता हूँ कि आप लोग GS पेपर फर्स्ट
और जीएस पेपर सेकेंड के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग हिस्ट्री का मेरा देखे होंगे, जितना भी 25 वीडियो अगर देखे होंगे, जिस तरह से कंटेंट मैं वहाँ प्रोवाइड किया हूँ, उसी तरह का कंटेंट आपको हर एक पार्ट में, चाहे वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस एंड टेक का हो, करंट अफेयर का, सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ तक कि जो डीआई का भी मैं कोशिश करूँगा, लगभग आपको जो है ना 30-40 क्वेश्चन अलग से मैं यहाँ इस यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा, ताकि आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप जो है ना कहीं आपको मत भटकिए, मेरा सलाह बस ये होगा, बाकी इच्छा आपकी। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड कंप्लीट तैयारी हो जाए। और जहां तक ऑप्शनल की बात रहा, ऑप्शनल भी मैं कोशिश करूँगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और एलएसडब्ल्यू, ये 3 जो ऑप्शनल का मैं खुद कराऊंगा, जिसमें कि एलएसडब्ल्यू स्टार्ट हो चुका है। 6 अक्टूबर से हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी शुरू होगा। जिनको भी इस सारे प्रोग्राम में जुड़ना है, सिर्फ हमको इस पर व्हाट्सअप करेंगे, उसका आगे क्या प्रोसेस है वो सब मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, जो आज 4 अक्टूबर जो गया, उसमें ये 2 क्वेश्चन में दिया था। यहाँ आपको देख रहा है हिस्ट्री जीएस पेपर फर्स्ट डे फर्स्ट में। इसमें पहला क्वेश्चन वही था कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, वर्तमान समय मौर्य कला की क्या प्रासंगिकता है, विश्लेषित कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप। फिर दूसरा क्वेश्चन था पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये हमें 2 क्वेश्चन आज 4 अक्टूबर के दिन दिया था, और इसको ना लिख कर जो है ना 4 अक्टूबर को ही रात 11 बजे तक जो है सबको हमारे व्हाट्सएप पर सबमिट करना था। तो लगभग कई लोगों ने किया, लगभग हमको लगता है कि 100+ कॉपियाँ आया है लिख के, ठीक ना। तो सबका कॉपी चेक करके उसका मैं फीडबैक भी दूंगा। और मैं बता दिया, फीडबैक मेरा सबको वीडियो फीडबैक जाएगा, सबके कॉपी का लाइन बाय लाइन चेक करके कहाँ आपका क्या कमी है उस पर मेरा फोकस रहेगा। और मेरा सिर्फ कोशिश ये रहेगा कि आप मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन जब मेरा लिखेंगे तो आपका आंसर राइटिंग अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये हो गया। तो अब इसमें आइए, जो पहला क्वेश्चन है, जो मौर्य कला का जो विशेषता का वर्णन करें और वर्तमान इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस क्वेश्चन का मोरल आंसर हम डिस्कस करेंगे। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, जितना भी मेरा पहले का वीडियो हिस्ट्री का ऑलरेडी है या पीडीएफ है, वो ऑलरेडी एक मॉडल आंसर ही है, लेकिन फिर भी मैं अलग से कोशिश करूँगा कि 1 या 1.5 पेज का हर एक क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर दिया जाए, ताकि आपको और बेहतर अपने आंसर में इम्प्रूवमेंट हो। तो आइए हम इसका देख लेते हैं आंसर। तो यहाँ देख लीजिए, ये डे फर्स्ट का हिस्ट्री का मॉडल आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें दोनों मीडियम है, हिंदी का भी रहेगा और इंग्लिश का भी रहेगा। तो पहले हिंदी देख लेते हैं, बाकी आपको इंग्लिश हम दिखा देंगे। तो इसमें पहला वही क्वेश्चन था कि मौर्य कला की प्रमुख फीचर्स या विशेषता का वर्णन करें, वर्तमान में इसका क्या रिलेवेंस है या क्या प्रासंगिकता है, ये है। तो सबसे पहले हमको जब भी कोई आंसर लिखना चाहिए, तो सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, प्रश्न कह क्या रहा है। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमको ये पता चलेगा, इसमें जो आपका 2 पार्ट मेनली, एक तो पहले पार्ट में क्या है कि इसका क्या फीचर्स है वो लिखना है, और दूसरा ये प्रेजेंट टाइम इसका क्या रिलेवेंस इस कला का है वो भी लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको लगभग 60% विशेषता लिखना है और 40% में लगभग आपको जो है ना रिलेवेंस के बात लिखने हैं। तो इसमें यहाँ देख लीजिए, मैं बता दिया हूँ कि इंट्रोडक्शन आप 4 से 6 लाइन में लिखें। फिर बॉडी पार्ट में इसकी विशेषता फीचर्स 150 से 180 वर्ड में लिखना है आपको। इसकी प्रासंगिकता आपको 140 से लेकर 160 शब्द में लिखना है। बाकी अंतिम में 5 या 8 लाइन का एक अच्छा सा निष्कर्ष भी लिखेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जीएस जो है ना, जीएस के किसी भी प्रश्नों को बीपीएससी में आप कोशिश करेंगे 400 वर्ड में लिखने का, 400-420, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्ड लिखें तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 180 मिनट के जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड में 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और मोटा मोटी आपको लगभग 22 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। अब 22 मिनट में आप कम से कम 1 मिनट तो क्वेश्चन को पढ़ने में करेंगे खर्च, बाकी जो 20 मिनट 21 मिनट बचेगा उसी में आप लिखेंगे। और 20 मिनट में मैक्सिमम आप कितना वर्ड लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से 400 वर्ड आप लिख सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर एक मेंस जो जीएस का क्वेश्चन 400 शब्दों में लिख कर उसको ख़त्म करने का। तो आइए हम इसमें देखते हैं कैसे इसमें आपका लिखें आप ये क्या कहते हैं भूमिका। देखिए भूमिका में सिंपल आपको क्या करना है, इसमें सिंपल लिखना है कि मौर्य वंश था, समय यहाँ टाइम दिखा दिया कब से कब था। मौर्य वंश के शासकों ने जहाँ एक तरफ विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक और आर्थिक ऊंचाई को प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय कला संस्कृति को भी व्यवस्थित रूप प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक
आदि सम्राटों की प्रेरणा से राजकीय कला ने उच्चतम स्तर प्राप्त किया, तो वहीं लोक कला के दृष्टिकोण से भी यह काल काफ़ी क्या रहा, उन्नत रहा। और मौर्य कला में ऐसे कई सारे नए तत्वों का समावेश हुआ जिसका प्रभाव हम आज भी देख सकते हैं या आज भी बना हुआ है। तो आपको इस तरह से छोटा सा जो है ना 4-5 लाइन का ना एक भूमिका आपको ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जो कि इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके प्रश्न के डिमांड को पूरा करे। देखिए प्रश्न में यही था ना विशेषता और वर्तमान में क्या रिलेवेंस है, तो मैंने कोशिश किया कि उस समय की चीज़ों को लिखते हुए चीज़ें आपको यहाँ भूमिका बताया जाए। अब जैसे आपने भूमिका इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिया, आप सीधे आप इसके मेन बॉडी पार्ट में आइए। मेन बॉडी पार्ट में आपको इसका मेनली क्या लिखना है, फीचर्स लिखना है। तो आप देखिए मार्केट में मौर्य कला की विशेषता को जितने भी टीचर्स बता रहे हैं वो सिंपल वही जो राजकीय कला है और लोक कला लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं। देखिए विशेषता का मतलब क्या, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका जो मोबाइल है जो आप जो यूज करते हैं उसका क्या फीचर्स है, उसका फीचर्स क्या है, उसका कितना GB रैम है, कितना जो उसका मेमोरी स्टोरेज है, क्या उसका स्क्रीन का साइज है, उसका पिक्चर क्वालिटी कितना अच्छा है, ये उसका फीचर्स हुआ, ये उसका विशेषता हुआ। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई उस मोबाइल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस और फीचर्स एक हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आपके मोबाइल का इम्पोर्टेंस क्या है कि आप कहीं बात कर सकते हैं, आप इसमें कुछ चीज़ सेव करके रख सकते हैं, आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, ये जो है ना उसका इम्पोर्टेंस हुआ। लेकिन फीचर्स अलग चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे अपने को मौर्य कला का फीचर्स लिखना है, विशेषता लिखना है। तो फीचर्स में जो है देखिए सबसे पहला क्या करना है, इसमें आपको लिखना है कि इसमें पहला ये कि राजकीय और लोक कला का इसमें मिश्रण है, समावेशन है। पहला विषय तो यही इसका। दूसरा, मौर्य कला में काफ़ी अधिक हमको डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलता है। इसमें भवन बना हुआ, स्तूप बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ, और इस मौर्य कला पर हमको बौद्ध धर्म का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता इसका यही हुआ। और ये कहीं ना कहीं उस समय जो भी कला था मौर्य कला, वे प्रशासन के कहीं ना कहीं मीडियम या साधन के काम करते थे, क्योंकि अशोक जो अपना स्तूप या जो भी स्तंभ बनाया है उसमें कहीं ना कहीं राजाओं के अधिकारियों के लिए आदेश होते थे। और बाकी ये तो अर्थव्यवस्था का इंजन उस समय रहा ही होगा, क्योंकि अगर कला का विकास हुआ होगा कई लोगों को इससे रोजगार भी मिला होगा। और इसमें चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ है, हर एक चीज़ पत्थरों पर, ये इसकी भी एक अच्छी विशेषता है। तो आप ऐसे करके विशेषता या फीचर्स के अलग अलग डायमेंशन अगर आंसर लिखेंगे तो ये आपका बिल्कुल ही नया किस्म का आंसर है। अभी तक मैं क्या बोला, जितना भी कोचिंग है या जितना भी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ आपको विशेषता में राजकीय कला लोक कला लिख के ख़त्म, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लिखना। अब आपको इस वे में आंसर लिखना है, और ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर जो है ना 190 प्लस मिलेगा। और मेरा एक कॉपी है 63 बीपीएससी मेंस का मेरा कॉपी, उसमें देखिए हमको 191 मार्क्स मिला है। तो आपको ऐसे ही आंसर को लिखना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि उपरोक्त विशेषताओं का वर्णन हम निम्न रूप में कर सकते हैं। अब यहाँ पर राजकीय कला लोक कला के टॉपिक डालेंगे, सब पॉइंट डालेंगे, तब यहाँ राजकीय कला में दिखाएंगे कि चंद्रगुप्त का जो है ना जो राजप्रसाद कैसे कहाँ बन, राजप्रसाद की विशेषता लिखेंगे। पटना में पाया गया है राजप्रसाद है, उसमें सभा भवन है, 80 स्तंभ का उसमें पिलर बना हुआ लकड़ी से निर्मित है, इसकी विशेषता लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसका विशेषता भव्यता का वर्णन एरियन भी करता है, फाहियान भी, पतंजलि भी करता है। फिर आपको यहाँ पे उसका एक लेआउट बना देना। अगर मेरा वीडियो देखेंगे इसका इस टॉपिक का तो उसमें मैं काफ़ी डिटेल से बनाया हूँ, क्योंकि ये मॉडल आंसर से मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखिए, अब अशोक कालीन जो भी चीज़ें बनता है उसका लिखिए। यहाँ देखिए स्तंभ बना है, स्तंभ का यहाँ फिगर आपको फैट में बना, अच्छा से बना दीजिएगा। हम सब यहाँ सिंपल आपको बताएं यहाँ कैसे बनाना है। एकाश पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। जितने भी स्तंभ या पिलर सब क्या है आपका गोलाकार या बेलनाकार है, लंबाई क्या है, इसमें विशेषता हो गया। चमकदार पॉलिश किया गया है, इसमें इसके शीर्ष पर जो पशुओं की क्या है आकृति, तो ये सब इसका ना मेनली फीचर्स हो गया। आगे आप क्या लिखेंगे, स्तूप के बारे में लिखेंगे। स्तूप का ये अर्धगोलाकार आकृति होता था, ईंट पत्थर से बनता था। सांची की स्तूप इंपॉर्टेंट है, बगल में फिगर बना दीजिए। जब भी कभी आप फिगर कोई डायग्राम बनाएंगे तो आप उसको ऐसे बॉक्स से घेरेंगे, ये एक अच्छे आंसर की निशानी होती है। फिर अगला कंदराएँ बना है, बिहार बना है, गुफा बना है, बराबर की पहाड़ी पर बना है, नागार्जुन की पहाड़ी पर बना है, और हर एक गुफा क्या है चतुर्भुजाकार है। ये सब विशेषता होगी।
आगे इस समय लोक कला का विकास होता है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनता है, ठीक ना। ये स्वतंत्र कलाकारों द्वारा विकसित किया गया। एग्जाम्पल दीजिए, पटना से जो मूर्ति मिला है, बेफनगर से जो मिला है, और सभी पर क्या है आपका चमकदार पॉलिश किया गया है। नारी की सौंदर्यता को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, और मातृत्व और वात्सल्य मतलब कि माता और बच्चे के प्रेम को काफ़ी बेहतर ढंग से मूर्ति में ही दिखाने का प्रयास किया गया है। ये सब आप लिखेंगे। फिर आप मूर्ति कला में देखिए, स्तंभ के ऊपर न कई तरह के पशुओं की मूर्ति में, ये भी इसकी विशेषता होगी, ये सब आप जिक्र करेंगे। नेक्स्ट आइए, अब देखिए ये तो हो गया कि भाई हमने फीचर्स का पहला पॉइंट लिख दिया। इसको बड़ा लिखना है, इसको बड़ा, क्योंकि इसमें मेन तो यही है ना। आगे देखिए इसमें अब आपको क्या लिखे हैं, अगला कहीं ना कहीं इस पर धार्मिक प्रभाव था। किसका? बौद्ध धर्म का प्रभाव था। हालांकि आजीवक धर्म का भी प्रभाव था, आप वो भी जिक्र करेंगे यहाँ पे। स्तूप मुक्तक किसे समय था? बौद्ध धर्म समय था। अशोक ने, आपको पता है कि तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय ही हुआ था, तो आप जिक्र करेंगे। और अशोक खुद धम्म की नीति को पालन करता है, तो कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। आजीवक संप्रदाय के लिए गुहा का निर्माण बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी बिहार में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य कला कहीं ना कहीं क्या था? धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर कला था। किसी एक ही धर्म को लेकर लोग नहीं चले थे। अगला, मौर्य कला में हमको कई तरह की डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलता है। इसमें लकड़ी का यूज हुआ है, पत्थर का यूज हुआ है, टेराकोटा या मिट्टी के चीज़ों का यूज हुआ है। ये सब इसका फीचर्स हो गया। फिर देखिए ऐसे अलग अलग डायमेंशन में आप आंसर लिख के और आइए, तो नहीं आपको 38 में 25 नंबर हिस्ट्री मिलेगा, तब आप कहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राजप्रसाद जो है देखिए, और यहाँ समझिए डाइवर्सिटी इतने बड़े लेवल पर है कि कुछ चीज़ बड़ा बना हुआ है, कुछ छोटे साइज का। जैसे राजप्रसाद का आकार तो बहुत बड़ा है पटना वाला, और कुछ मूर्तियाँ काफ़ी छोटी भी तो है। तो बड़े चीज़ भी बना हुआ है और छोटी चीज़ भी बना हुआ है, ये इसका फीचर्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। और ये कहीं ना कहीं शासन के साधन थे, क्योंकि अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित कई अभिलेख स्तंभ में अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप यहाँ एक दो एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल आंसर मैं शॉर्ट में बताया हूँ, ठीक ना। आप ऐसे इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। ये इसका मेनली देखिए, मैं लगभग जो है ना आधा से अधिक में थोड़ा सा मैं इसमें फीचर्स आपको बताने का, देखिए आप इसको आराम से देख लीजिए। यहाँ पे मैं इसको देखिए, यहाँ से फीचर्स के सारे जितने भी पॉइंट थे मैं यहाँ पे राजकीय लोक कला में मैं आपको बता दिया। अगला आइए यहाँ पे जो है ना इसमें कि वर्तमान में इसका क्या रिलीवेंस है। देखिए रिलीवेंस ऐसे लिखेंगे कि मौर्य कला की प्रासंगिकता जिस प्रकार से आरंभ में थी, वर्तमान में भी यह न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और विदेश नीति में भी क्या है? सहायक है। अगर श्रीलंका के साथ अगर मेरा कोई संबंध है तो कहीं ना कहीं वो अशोक से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो आगे देखिए तो कैसे ये रिलेवेंस है हमारे देश के लिए ये कला। तो पहला, पर्यटन। आप देखिए सारनाथ है, वहाँ अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है। बिहार के चंपारण जाइए, स्तूप जाइए, सांचू का स्तूप जाइए। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, हालांकि मैं इसको शॉर्ट में लिखा हूँ, आप यहाँ पे एक दो सरकारी डेटा का यूज़ कीजिए। कितने यात्री वहाँ घूमने आते हैं, कितने उनका वहाँ के सरकार का इनकम होता है, ये भी आप फैक्ट लिखें तो और भी बेहतर होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पर्यटन, लगभग संपूर्ण भारत में पर्यटक यात्री मौर्य कला के तहत बने स्तूप, अभिलेख, स्तंभ देखने जाते हैं। आप यहाँ सांची लिखिए, भरहुत लिखिए, चंपारण जिला का यूज कीजिए। बिहार और यूपी सरकार के आय का बड़ा स्रोत है। वैश्विक पहचान भारत को इससे क्या होता है? मिलता है। और कई जो है ना मौर्य कला के कई सारे चीज़ों यूनेस्को के भी धरोहर में आपका क्या है? शामिल है। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, इसमें आप कितना पर्यटन से कमाई होता है आप भी यहाँ जिक्र कर सकते हैं। बिहार का जिक्र कर दीजिए और भी आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। अगला, राष्ट्र प्रतीक के रूप में हमने अशोक के स्तंभ का अशोक चक्र अपनाया है, कहीं ना कहीं वो राष्ट्र प्रतीक का हिस्सा है। आप कब इसको आपने राष्ट्र प्रतीक हमने कब अपनाया, इसका जिक्र कर दिया, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिए, अभी जो संसद भवन बना है उसके ऊपर किसका मूर्ति है? लिखा ना, नए संसद भवन पर लगाई गई राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की प्रतिमा का वजन इतना इतना। कहीं ना कहीं क्या इसका ये वर्तमान में रिलीवेंस नहीं है। और आगे देखिए सबसे बड़ी बात, धार्मिक सहिष्णुता। अशोक स्तंभ के राष्ट्र तिरंगा में लिए गए अशोक चक्र में 34 तीलियां हैं, जो प्रेम, सद्भावना, नैतिकता, भाईचारा, एकता, सुरक्षा, सहयोग, देश प्रेम की भावना को क्या करता है? संदेश देता है। और जिस तरह से आज हमारे देश में वर्तमान में धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, नक्सलवाद, धार्मिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ रही है,
उस स्थिति में ये जो अशोक चक्र हमको कई चीज़ें सीखने को मजबूर करते हैं, हमको उसे सीखना चाहिए। और लोक कला का जिस तरह विकास उस समय हुआ, आज भी हमारे देश में देखिए हर एक राज्य की अपनी कहीं ना कहीं लोक कला है। ये कैसे, ये सब तो मौर्य कला की ही तो देन है ये लोक कला। तो ऐसे करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं। और भी इसमें आप रिलीवेंस लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें पर्यटन में थोड़ा सा और जोड़िएगा। बाकी हाँ, एक चीज़ में जोड़ सकते हैं, ये वाला में छूट गया कि कहीं ना कहीं जो है ना मौर्य कला एक मार्गदर्शक है, पथ प्रदत्त है। कैसे, हमारे देश के आगे वाले कला के लिए, चाहे वो गुप्त काल की कला हो या पाल कला हो या और भी जो कला है, उसके लिए पथ प्रदर्शक। और अभी भी देखिए, अगर संसद भवन पर अगर नया अगर जो अशोक स्तंभ बना है तो कहीं ना कहीं हमने उसी से सीखा हुआ है, उसी का कॉपी पेस्ट किया है। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी वह एक जो मील का पत्थर है, कौन, मौर्य कला। आप उसको एक लाइन यहाँ भी उसको यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो अंतिम में बस वही करना है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय कला संस्कृति की परंपरा में मौर्य कला एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत विकसित स्थापत्य, मूर्ति आदि भारतीय कला की विरासत बन गई। अतः आवश्यकता है कि मौर्य कला के तहत निर्मित विरासत को संरक्षित किया जाए, ताकि भारत आर्थिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और भी आप इसमें एक दो बात जो है ना जोड़ सकते हैं अगर आपका इच्छा है। ये आपका एक मोटा मोटी मेरे द्वारा दिया गया मॉडल आंसर हो गया। और मैं कोशिश करूँगा इसी तरह हर एक आंसर का, जितना भी, चाहे वो टेस्ट का हो या डेली आंसर का हो, तो मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप इसी को लिख के बेहतर नंबर गेन कर सकें। आगे देखिए, अब इंग्लिश में देखिए, थोड़ा सा ये मैं बुक से किसी से लिया हूँ। तो आपका जो मॉडर्न आर्ट है या आर्किटेक्ट, उसमें देखिए क्या क्या, यही सब है। चंद्रगुप्त के समय क्या बना है, अशोक के समय क्या बना है, और दशरथ जो राजा था उसके समय क्या क्या बना। यहाँ देखिए जो चंद्रगुप्त के समय वही आपका जो बना है पिलर 80 का। फिर आपका यहाँ पे जो पिलर यहाँ है, फिर कैब है, आर्किटेक्ट है, स्तूप है अशोक के समय। बाकी यहाँ नागार्जुना पहाड़ी पर जो आपका ये भी गुफा यहाँ पे बना है, इसको देख सकते हैं। बाकी फोल्क आर्ट में वही यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति बना है, इसको देख लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। और देखिए ये जो है ना आपका इंग्लिश में देखिए, अगर आपको लिखना हो तो ऐसे करके ये देखिए सेम टू सेम, जिनका इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, ये आपको भूमिका इंट्रोडक्शन लिख देना है। बाकी वही चीज़ देखिए, मैं फीचर्स में वही बात हो गया कि बोथ एलिमेंट कोट एंड फोल्क, जो बुद्धिस्ट जो ये प्रभावित था, डाइवर्सिटी था, टूल्स ऑफ एडमिशन था, अदर्स था, इस आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी यहाँ मैं देखिए आपको पॉज करके चीज़ें देखिए, कोर्ट में क्या क्या था सब यहाँ बता दिया हूँ। इसके मेन फीचर आप यहाँ पे ऐसे करके बड़ा करके इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ना हो गया कि जो पहला जो क्वेश्चन दिया था मैं कि मौर्य कला का जो प्रमुख विशेषता है उसका क्या रिलेवेंस है, उसका मॉडल आंसर हो गया। ऐसे देखिए, पुराने तरीके से आंसर लिखने का टाइम गया, अब नए तरीके से लिखिए। कितना दूसरे का कॉपी पेस्ट कीजिए, कुछ इससे सीखिए। और ऐसे अगर मान लीजिए अगर कभी पाल कला का विशेषता पूछ दे, आप ऐसे ही लिखें। देखिए उसको भी मैं इसी तरह बताया हूँ। तो अब आते हैं हम लोग पाल कला देखते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें कि पूछा था मैं कि पाल कला का जो मेन जो सैलेंट फीचर्स है उसका आपको आलोचनात्मक आपको एग्जामिन या परीक्षण करना था। फिर इसका भी अप्रोच आपको यही होना चाहिए कि भूमिका 5 से 6 लाइन में, बॉडी पार्ट में जितना भी साइलेंट फीचर है वो लगभग 300 शब्दों में लिखना है। बाकी 60 या 70 शब्दों में आप इसका आलोचना के पार्ट लिख दें, और अंतिम में 5-6 लाइन आप इसको लिख कर क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो जब मैं इसका PDF ग्रुप में शेयर किया था, जब इसका पढ़ाया था, तो मैं इसके काफ़ी सारे अच्छे से हर एक चीज़ को बताया हूँ। इसलिए ये जो मॉडल आंसर काफ़ी शॉर्ट में है। तो आप देखिए यहाँ पर आप ऐसे करके का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, वही कि कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं के व्यक्ति मानी जाती है, साथ ही इससे किसी काल या शासक विशेष की सांस्कृतिक पहचान होती है। इस दृष्टिकोण से 900 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच पाल कला जो विकसित का विशेष महत्व है। इससे न केवल मौर्य से काल से विकसित हो रही बिहार की समृद्धशाली परंपरा को विस्तार मिला, वरन इसमें कांसे का भी पहली बार कला के क्षेत्र में प्रयोग हुआ। तो बाकी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, जिनका इंग्लिश है आप इनको पॉज करके इंग्लिश में चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ है। अब देखिए पाल कला की विशेषता को भी जो भी मेरा लोग PDF देखे होंगे, वहाँ पे देखिए इसको ऐसे ब्रेक करना है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द पाला आर्ट,
पाल कला की प्रमुख विशेषताएं। देखिए इसको 3-4 डायमेंशन में आप ब्रेक कीजिए। पहला, कला के 3 रूप दिखाई इसमें हमको पढ़ते हैं। 3 फॉर्म ऑफ आर्ट। पहला स्थापत्य या आर्किटेक्ट, जिसमें कि मंदिर बना है, स्तूप, विहार और चैत्य बना है। इसको आप सबकी इसकी मेन विशेषता को लिखेंगे मेरे ही पीडीएफ को देखकर। फिर मूर्ति बना है, मूर्ति में क्या, कांसा का, पत्थर का, मिट्टी का। फिर आपको पेंटिंग भी इस काल में दिखाई पड़ता है, जिसमें खास करके एक आपको पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट है और आपका भित्ति चित्र या बॉल पेंटिंग है, इसको लिखेंगे। फिर अगला इसका क्या विशेषता है, कच्चा माल, या इसमें भी डाइवर्सिटी है। पहला क्योंकि कांसा का मूर्ति है, पत्थर का है, टेराकोटा का मूर्ति दिखाइएगा। अगला विशेषता क्या है, ये भी आपका बौद्ध धर्म से प्रभावित है। महाविहार बना है, स्तूप बना है, चैत्य बना, आप इसमें लिखेंगे कि इसकी विशेषता है प्रमुख। आगे इसमें क्या, फिर ये हिंदू धर्म से भी क्या है, प्रभावित है, क्योंकि कई जगह मंदिर मिला है, ये भी लिखिएगा। फिर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, स्थानीय तत्वों का हुआ है समावेशन। जैसे मिट्टी की मूर्ति है तो कहीं ना कहीं लोकल चीज़ों को कॉन्सेप्ट किया। तो आप पाल कला की विशेषता को भी जो है ना 5 टाइप में ब्रेक करके लिखेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिखना क्या शुरू करेंगे, पाल कला की निम्नलिखित विशेषता है, स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला लिखकर छोड़ देंगे। नहीं, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब जैसा हमें बताया, इसको बारी बारी से हर एक पार्ट को क्या करेंगे, लिखेंगे। और फिर आलोचना वही कि इसमें पुनरावृत्ति है, नयापन कुछ भी नहीं है, गुप्तकाल से संबंधित है, अलंकरण है, काफ़ी सजावटी है, इसमें कृत्रिमता चीज़ दिखता है, इसमें जो है ना प्राकृतिक चीज़ें इसमें नहीं दिखाई पड़ता है, और सिर्फ मूर्तियों को आगे की भाग दिखाने का कोशिश किया गया है। तो आप इसी को बड़ा करके लगभग 60-70 शब्दों में लिखने का क्या करेंगे, कोशिश। और अंतिम में वही निष्कर्ष कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ कमियां थी पाल कला में, लेकिन फिर भी भारतीय कला संस्कृति की परंपरा में जब मध्यकाल, जब इंडिया में कहीं ना कहीं एक तरह से अंधकार युग का हम लोग था, वो उसको बोलते हैं, उस युग में पाल शासकों ने कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को जो है ना संरक्षित किया, कला का विकास किया, जो कि आगे हमारे भारतीय कला संस्कृति की विरासत बन गई। अतः आवश्यकता है कि इन कला को क्या करने का, प्रोटेक्ट करने का, ताकि हमारे देश का जो है ना सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ऐसे करके आप जो है ना भविष्य के फ्यूचर को लेकर कुछ पॉजिटिव वे में रहते हुए इसका आप आंसर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जो इनका आज आंसर लिखें उनको ये थोड़ा बेहतर समझ में आया होगा। जो भी अभी तक नहीं लिखे हैं, रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन दिया गया आप उसको लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करें। मैं सबका कॉपी चेक करके आपको बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन बच गया डीआई का, उसका डीआई का अलग से वीडियो मेरा आएगा, जिसमें उसका डीआई का बेसिक बताएंगे, अब तक उसका आपको हम सॉल्यूशन करके दिखा देंगे। ये देखिए, ये पाल कला का मेरा जो नोट्स था, इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से जो सिर्फ इसका जो फीचर्स है, विशेषता जो यहाँ जो लिखा हूँ, ये बताया हूँ, इसी को वहाँ आपको कॉपी पेस्ट अच्छे से जब कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताया हूँ वो भी आप लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छे से हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया, अब जो है ना मॉडल आंसर हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और सुन लीजिए। अब जिसमें कल का जो प्रोग्राम है, कल जो है आज जो 5 अक्टूबर अब हो गया है, इसमें जो है ट्राइबल्स मूवमेंट है, संथाल और मुंडा विद्रोह है। तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। इसका ऑलरेडी पीडीएफ भी बना हुआ है। तो आप लोग को सिंपल करना क्या है, पहले मेरा वीडियो देख लेना है, फिर इसका पीडीएफ नोट्स पढ़ लेना है। तो मैं फिर यहाँ कल इसका 2 क्वेश्चन दूंगा, एक संथाल का दूंगा, एक मुंडा का दूंगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आना ही आना है। और देखिए आज जो मैं क्वेश्चन कराया, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आ ही जाएगा, फिर इससे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो 2 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। बाकी ऐसे करके हम पढ़ना हमको सब है, लेकिन हम पहले बहुत ही जो आने का ज़्यादा चांस उसको पहले हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसे करके आप इसको कीजिए जिनको करना है। बाकी डीआई का क्वेश्चन दिया जाएगा और करंट अफेयर्स का भी मेरा जब वीडियो आएगा तो उसका भी आंसर लिखने दिया जाएगा। तो मोटा मोटी सिंपल क्या है कि जीएस के लिए आपको 2 क्वेश्चन लिखने दिया जाएगा, एक डीआई सॉल्व होगा और एक कभी कभी बीच में करंट अफेयर्स, ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शनल में भी कोशिश करेंगे कि डेली 2 क्वेश्चन आपको दिया जाए ताकि आपका ऑप्शनल भी हो जाए। और देखिए इतना काम देने का मेरा वजह ये है कि जो सिलेबस बीपीएससी मेंस का 6 महीने का है, अब तो एग्जाम में मुश्किल से 3 महीने बचा है, 90 दिन बचा है, 90 दिन में कहाँ बचा है, मुश्किल 80 दिन बचा है, 50 दिन बचा है। इसलिए आपको डबल काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारे सिलेबस कवर किया जाएगा। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जो पॉलिटी का वीडियो अब आना शुरू होगा उसका भी, क्योंकि अभी तक जो हिस्ट्री तो आपका मैं वीडियो कंप्लीट कर दिया, अब पॉलिटी में अभी तक जो है ना आपका
प्रस्तावना खत्म कर दिया हूँ, फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। तो अब जो है डीपीएसपी का वीडियो आएगा, फिर आपको केंद्र राज्य संबंध का वीडियो लाऊंगा, ऐसे करके फिर इलेक्शन का। तो पॉलिटी का जितना भी टॉपिक बचा है वही वीडियो आएगा बहुत जल्द ही। तब आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक और करंट अफेयर्स का वीडियो तो बीच में मैं बोला है वो आते ही रहेगा। बाकी जिनको ज्वाइन करना है हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करें, मैसेज करें, तो आपको बता दिया जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।